विज्ञान एनसीईआरटी के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो भी डेरिवेशंस हैं वो सब इसमें सीखेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, उनका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें लिखा है तरलों के यांत्रिकी गुण। तरल किसको बोला जाता है? तरल मतलब फ्लूइड इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। और ये गैस प्लस लिक्विड ये दोनों को कंबाइनली हम लोग तरल बोलते हैं। तो तरलों के यांत्रिकी गुण, यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल और गुण मतलब प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होता है और केमिकल प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होता है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं जब उन पे फोर्स लगाया जाता है। तो फोर्स लगाने के बाद जब किसी मटेरियल पे आप फोर्स लगाए, जैसे लिक्विड है या गैसेज है या सॉलिड है, उस पर आप जब फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल अपोज करता है उस फोर्स को, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आने देता है। तो इन सारे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया? फोर्स अप्लाई करने पे वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है वो मटेरियल, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। समझ गए? ओके। तो इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड और गैसेस, ऐसे तरल मतलब तो दोनों होता है, लेकिन मेनली लिक्विड के मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब लिक्विड पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए कहीं से तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या वो रीगेन करने की एबिलिटी उसमें है, क्या वो अपने में स्ट्रेन डेवलप कर पाएगा। स्ट्रेन मतलब जो फोर्स चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, क्या उसके लेंथ में चेंज आएगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम आएगा कि उसके एरिया में चेंज आएगा। मतलब किस चीज़ में उसके चेंज आएगा, लिक्विड के कौन से प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, राइट, आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये इसमें पढ़ा जाएगा। क्या क्या इस चैप्टर का कंटेंट है? तो पहले भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे नंबर में इसमें दाब यानी प्रेशर के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ेंगे। बर्नौली का सिद्धांत, विस्कोसिटी यानी श्यानता के बारे में पढ़ेंगे। फिर पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर लास्ट में सारांश मतलब चैप्टर का समरी बताया जाएगा, क्या क्या इसमें है। विचारणीय विषय मतलब पॉइंट टू पॉन्डर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का क्या है और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, डिस्कशन करने के लिए ये टॉपिक बताएगा कि इस विषय में आप डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सबसे अंत में इसमें एक्सरसाइज के प्रश्न दिए हुए हैं, उसका हल करेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन यानी भूमिका के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय में हम द्रवों तथा गैसों के कुछ सामान्य भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जो उसके साइज पे डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है वॉल्यूम या लेंथ। जैसे अगर इतना आप लेंथ लेते हैं किसी रॉड का, तो ये सिलेंड्रिकल रॉड है तो इसका वॉल्यूम कुछ अलग आएगा। और इन कंपैरिजन टू आधा लेंथ लेंगे, वही मटेरियल, सेम मटेरियल का रॉड है तो इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और दूसरे का वॉल्यूम क्या है? कम है। तो वॉल्यूम एक फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड कर गया। तो अमाउंट पे जो डिपेंड करता है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये फिजिकल मतलब बाहर से देखने पे उसमें चेंज आ रहा है क्या, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण हो गया। भौतिक मतलब जिसको हम लोग अनुभव करते हैं, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा होता है। भौतिक गुण के अलावे और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, रासायनिक गुण होता है, जिसमें वो किन एटम्स, किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, वो अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम लोग भौतिक मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सब प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे।
का अध्ययन करेंगे। द्रव और गैस प्रवाहित होती है, मतलब गैस और द्रव दोनों में फ्लो होता है। आप ज़मीन पे रख देंगे तो वो वहीं नहीं रहेगा, वो फ्लो होकर कहीं और चला जाएगा, थोड़े दूर तक फैल जाएगा। तो इस चीज़ को बोला गया है कि इन दोनों में प्रवाहित होती है। द्रव और गैस दोनों कहीं पे रख देंगे तो वो प्रवाहित होगा, मतलब इसमें फ्लो होता है, अतः तरल कहलाती हैं। इसलिए इन दोनों को ही तरल कहते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं दोनों को। मूल रूप में इस गुण के आधार पर हम द्रवों एवं गैसों का ठोसों से विभेद करते हैं। ठोस से ये तो एक तो और भी है कि ठोस के मॉलिक्यूल पास पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं, द्रव के थोड़े कम पास होते हैं, और गैसेस के तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के, वो तो है एक। लेकिन ये भी ठोस और द्रव गैस में ये भी एक डिफरेंस है कि ठोस में फ्लो नहीं होता है, वो जहाँ रखेंगे वो उतने ही दूर तक रहेगा, और गैस और द्रव दोनों को रखेंगे तो वो बहाव उसमें होता है, फ्लो होता है उसमें। ठीक है, हमारे चारों ओर हर स्थान पर तरल है, बिल्कुल है, पानी हर जगह देखते हैं, पानी, दूध, दही, घी और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज, इन सब को क्या बोलते हैं? तरल बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है, तो वो वायु क्या हो गया? एक तरल हो गया, फ्लूइड हो गया। और इसके पृष्ठ का 2/3 भाग जल से आच्छादित है, यानी पृथ्वी खुद जो अर्थ है, जिसको आप सॉलिड समझ रहे हैं, उसमें भी 2/3 पार्ट सिर्फ पानी ही है। जल केवल हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन सभी स्तनपायी जंतुओं के शरीर का अधिकांश भाग जल है। ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में भी मैक्सिमम पार्ट क्या है? जल ही होता है। पौधों सहित सभी सजीवों में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं में तरलों की परोक्ष भूमिका होती है। जो भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होता है, जैसे डाइजेशन होता है, उसमें भी लिक्विड का रोल है। अतः तरलों के व्यवहार व गुणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है महत्वपूर्ण। तरल ठोसों से कैसे भिन्न हैं, द्रवों तथा गैसों में क्या क्या समानता है। ठीक है, ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसको बात समझते हैं हम लोग क्या है। तरल ठोसों से कैसे भिन्न है, ये यहाँ सीखने वाले हैं हम लोग नीचे। तरल मतलब जब भी तरल बोलेंगे आप गैस और लिक्विड दोनों समझना है। द्रवों तथा गैसों में क्या समानता है, द्रव मतलब लिक्विड और गैस में क्या सिमिलैरिटी है। ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में फ्लो होता है, दोनों में बहाव होता है। ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। सही बात है। ठोस, आपके पास ठोस जैसे स्फेरिकल एक बॉल है, क्रिकेट खेलने जो जाते होंगे, तो वो स्फेरिकल बॉल है, तो उसको कहीं भी रख दीजिएगा स्फेरिकल ही रहेगा। टेबल पे रख दीजिए स्फेरिकल ही रहेगा, किसी कंटेनर में रख दीजिए स्फेरिकल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक मतलब आप स्फीयर जैसा, हेमी स्फीयर जैसा बोल ऐसे ले लीजिए, कटोरा, उसमें पानी रख दीजिए, तो ये हेमी स्फीयर जैसा रहेगा। और इसी पानी को ग्लास में रख दीजिए तो ये देखिए सिलेंडर जैसा हो जाएगा, ग्लास के शेप का हो जाएगा। तो जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे उस कंटेनर के जैसा हो जाएगा। जबकि सॉलिड आप जहाँ कहाँ भी रख दीजिए, कटोरे में रखेंगे तो भी ये गोला ही रहेगा, सिलेंडर गिलास में रखिए तो भी गोला ही रहेगा। ये अपना आइडेंटिटी, अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। समझ गया क्या डिफरेंस है सॉलिड और फ्लूइड में। ठोसों के विपरीत तरल की अपनी, तरल जो है इसकी कोई अपनी निश्चित आकृति नहीं है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी के जैसा हो जाएगा। ठोसों एवं द्रवों का निश्चित आयतन होता है। ठोस और द्रव दोनों का वॉल्यूम फिक्स है, ये बात सही है। अब गैस को सेपरेट कर रहा है, ये गैस को अलग थलग कर रहा है। ये ठोस, देखिए ये कटोरे में पानी जितना था, यहाँ पे आधा लीटर पानी था, तो अब ग्लास में रखेंगे तो 1 लीटर नहीं हो जाएगा, वो आधा लीटर में ही समा जाएगा पूरा। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना, सॉलिड का तो फिक्स था ही। लेकिन गैस का ऐसा नहीं है। गैस का आप छोटे से बर्तन में रखेंगे तो इतने दूर तक ये मॉलिक्यूल फैल जाएंगे, और बड़े बर्तन में रखेंगे तो पूरा ये जितना है कंटेनर उतने तक फैल जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। जितने वॉल्यूम का कंटेनर है उतने वॉल्यूम में गैस फैल जाता है। जबकि लिक्विड ऐसा नहीं होता है। लिक्विड को आप छोटे से कंटेनर में रखेंगे, इतने से कंटेनर में,
तो अगर ये आधा लीटर है तो आप इतने, मान लीजिए दूध आधा लीटर दूध खरीद के लाए मार्केट से और उसको घर में बड़े से बर्तन में रख दीजिएगा तो 5 लीटर दूध थोड़े हो जाएगा, तो आधा लीटर ही कोने में ऐसे रह जाएगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि द्रव जो होते हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। किसकी किसकी फिक्स होती है? द्रव और ठोस की। और गैसेस की वॉल्यूम कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जबकि गैस पात्र के कुल आयतन को भर देती है। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि प्रतिबल द्वारा, प्रतिबल मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग को जैसे खींचे तो स्प्रिंग वापस आने के लिए जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? वो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल वायर लिए और इसको आपने फोर्स ऐसे लगाया, तो फोर्स को एरिया से डिवाइड करिए, तो इस चीज़ को स्ट्रेस बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स, वो जो वापस आने वाला फोर्स है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं? प्रतिबल। तो इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस जो रीस्टोरिंग फोर्स था, दैट डिवाइड बाई एरिया, द्वारा ठोसों के आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। ये रबर को खींच के उसका लेंथ हम लोग बढ़ा दिए थे। ठोस, द्रव अथवा गैस का आयतन इस पर लगने वाले प्रतिबल अथवा दाब पर निर्भर है। प्रतिबल अथवा दाब क्यों लिखा है? क्योंकि प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया। इसीलिए लिखा है प्रतिबल यानी स्ट्रेस अथवा दाब यानी प्रेशर पे निर्भर करता है। कितना वॉल्यूम में चेंज होगा, कितना लेंथ में चेंज होगा ठोस, द्रव और गैस का, वो सब कितना चेंज उसमें आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगा है, यानी कितना स्ट्रेस लगा है उसके ऊपर। ज़्यादा स्ट्रेस लगाइएगा ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जब हम ठोस या द्रव के निश्चित आयतन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य वायुमंडलीय दाब के अधीन आयतन से होता है। कौन से? जब हम तात्पर्य क्या बोला है, ये किसकी बात करते हैं? जब हम ठोस या द्रव के निश्चित आयतन की बात करते हैं। जैसे वो बोल रहा है कि ठोस और द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन गैस का निश्चित नहीं होता है। तो कोई बोलेगा कि सर ठोस का भी तो निश्चित नहीं होता है, हम एक बॉल को चारों तरफ से ऐसे दबा देंगे, ऐसे दबा देंगे तो इसका भी तो कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर लगा देंगे तो बिल्कुल कम होगा। तो ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बोल रहा है कंसीडर करने के लिए, कि जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी 10⁵ पास्कल का प्रेशर है, उस समय तक ठोस का आयतन फिक्स रहता है और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही लिक्विड का भी फिक्स रहता है। लेकिन गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कंटेनर में जितना कंटेनर का साइज है उतने में फैल जाता है वो। समझ गए? अब ये नहीं सोचना है कि चेंज होने के लिए तो सब चेंज होता है, सॉलिड का भी वॉल्यूम चेंज होता है बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगाएंगे तो, राइट। लेकिन ये जो ऊपर डिस्कशन किया गया है कि सॉलिड लिक्विड का चेंज नहीं होना है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रखना है, उतने के लिए बात हुआ है। उससे ज़्यादा लगा देंगे तो किसी का भी चेंज हो जाएगा, तीनों का। ठीक है। गैसों की तुलना में बाह्य दाबांतर से ठोस या द्रव के आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाए भी तो ठोस में कम परिवर्तन आएगा, द्रव में और उससे ठोस से थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन आएगा, और गैस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे शब्दों में गैसों की अपेक्षा ठोस एवं द्रवों की संपीड्यता काफ़ी कम होती है। संपीड्यता मतलब कंप्रेस होने की एबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ठोस को आप कंप्रेस करना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे तो इसको दबने की एबिलिटी बहुत कम होती है। अगला पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग अब। अपरूपण, अपरूपण या विरूपण भी बोलते हैं उसको, शियर स्ट्रेस जिसको बोला जाता है। ये शियर स्ट्रेस क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ क्यूब, और इसके बेस को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, ऐसे ऐसे किल यहाँ पे गाड़ दिए हैं ऐसे, इस तरह से आगे नहीं मूव करेगा बेस, और इसको फोर्स लगाए, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये वाला एरिया सिर्फ दूर निकल जाएगा, आगे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? देखिए ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये मतलब ये ए है, उसको मैं ए डैश बोल दिया। बी जो है वो आगे बढ़ के कहाँ चला जाएगा, बी डैश पे। तो ये ऐसा कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, राइट। और बेस को हिलने नहीं देना है, बेस ऐसे ही रहेगा यहाँ ऐसे। तो
इस तरह के डिफॉर्मेशन को बोलते हैं शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन किसको बोलेंगे जल्दी से बता दीजिए। जब बेस फिक्स रहे, सिर्फ ऊपर का पार्ट आगे बढ़े, तो इस तरह के स्ट्रेन डिफॉर्मेशन को शीयर स्ट्रेन बोलेंगे। और इस तरह के स्ट्रेस को जो आप टेंजेंशियली लगाए ऊपर छत पे, सिर्फ रूफ जो है उसके टेंजेंशियली लगाए और बेस को फिक्स रखे, तो ऐसे स्ट्रेस को शीयर स्ट्रेस या अपरूपण बोलते हैं। अब समझ में आ गया अपरूपण क्या है। अपरूपण लगाने से क्या होता है कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये 1 लीटर दूध इसमें रहेगा तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन इसका शेप चेंज हो गया। पहले क्यूब था और बाद में क्यूबॉइड हो गया वो, है ना। तो अपरूपण यानी शीयर स्ट्रेस क्या करता है, प्रतिबल, मतलब ऐसा स्ट्रेस लगने से, प्रतिबल माने रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो रिटर्न आने के लिए लगाता है, ये वापस चाहता है वापस आ जाइए, तो इस बल को बोलते हैं प्रतिरूपण प्रतिबल, विरूपण प्रतिबल या प्रतिरूपण प्रतिबल बोलते हैं। ये पूरा एक साथ इकट्ठे यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अपरूपण को विरूपण बोलते हैं, और पूरा नाम शीयर मतलब अपरूपण हो गया और स्ट्रेस माने प्रतिबल हो गया, तो पूरा इसका नाम क्या है, अपरूपण प्रतिबल यानी शीयर स्ट्रेस। ठीक है। तो ये अपरूपण प्रतिबल लगने से क्या होता है, तो ठोस के आयतन में परिवर्तन किए बिना, यानी इसके वॉल्यूम में कोई चेंज किए बिना उसकी आकृति बदल देता है। देखिए आकृति बदल दिया, पहले क्यूब था बाद में क्यूबॉइड बना दिया, पहले सीधा ऐसे था बाद में उसको टिल्टेड कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तरलों का मूल गुण यह है कि वह विरूपण प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल यानी शीयर स्ट्रेस का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करता है। सॉलिड तो काफ़ी अपोज करेगा इसको। सॉलिड में आप ऐसा चेंज लाएंगे कि एक एंड को फिक्स करके दूसरे को ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरा रीस्टोरिंग लगाएगा, वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसे पानी रखा हुआ है नदी में, तो आप हाथ से इस पानी को ऐसे ऐसे आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो इसमें फ्लो हो जाता है कि नहीं, मूव कर जाता है। पानी नदी में ऐसे रखा हुआ है तो हाथ से, या नाव जो चलाता है नाव, वो तो ऐसे एक डंडी बनाया रहता है, उससे पानी को पीछे ऐसे ढकेलता है, तो यानी टेंजेंट की तरफ पानी मूव कर जाता है आराम से। किधर नॉर्मल की तरफ मूव नहीं करेगा पानी। पानी को ऐसे दबाएंगे अंदर की तरफ तो दबेगा नहीं, इधर से उठ जाएगा पानी, इधर से और इधर से। या एक ग्लास में पानी है, ऐसे ग्लास में पूरा पानी है ऐसे भरा हुआ, अब इसको आप पिस्टन लगा दीजिए एक और उसको ढकेलिए नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ नहीं दबेगा ये पानी, माने इसमें दबने वाला फोर्स इसमें नहीं दबा सकता है इसको। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल इसमें चेंज लाना मुश्किल है, शीयर चेंज लाना मुश्किल है टेंजेंशियली। यानी हाथ से ऐसे आप साइड वाइज उसको पानी को धकेलेंगे, जैसे नाव जो चलाता है वो ऐसे धकेलता है, या आप तैरते समय हाथ से, जो पानी में तैरते समय कोई पर्सन अपने दोनों हाथ से पानी को जो पीछे की तरफ भेजता है तो वो टेंजेंशियली भेजता है, यानी कि पानी वो सस्टेन नहीं कर पाता है, शीयर स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर पाता है पानी। तो तरलों का मूल गुण यह है कि वह शीयर स्ट्रेस का बहुत न्यून प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध नहीं कर पाता है, वो डिफॉर्मेशन इजीली हो जाता है उसमें टेंजेंशियली। फलतः थोड़े से विरूपण प्रतिबल, थोड़ा सा भी आप शीयर स्ट्रेस लगाएंगे, लगाने से भी उसकी आकृति बदल जाती है, यानी ऊपर का पानी इधर की तरफ चला जाएगा टेंजेंट की तरफ। ठोसों की अपेक्षा तरलों का अपरूपण प्रतिबल लगभग 10 लाखवां कम होता है। मतलब लिक्विड का शीयर स्ट्रेस बहुत कम होता है, वो अपोज बहुत कम करता है। थोड़ा सा भी आप टेंजेंशियल फोर्स लगा देंगे तो वो रीस्टोरिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगाएगा, वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, उसमें बहाव आ जाएगा। समझ गए। तो 10.1 आर्टिकल इसका कंप्लीट हो गया है हम लोग का। नेक्स्ट लेक्चर में 10.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे स्टार्ट। अभी तक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एक बार अच्छे से इसको लाइन बाय लाइन आप भी रीड कीजिए, और जिस लाइन को नहीं समझे कमेंट बॉक्स में वो लाइन मुझे सेंड कीजिए लिख कर कि इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं वापस उस पर आपके जो डाउट है उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे दाब।